नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं रंजीत आप सभी का फिर से दून डिफेंस ड्रीमर्स के इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था और स्पेशली आपका जो एग्जाम है 10 अप्रैल को, उसी को फोकस करके हमारी ये सीरीज चल रही है। और आज की क्लास में या आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो पंचायती राज है, जहां से आप जानते हैं कि हर बारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बड़े एनडीए के एग्जाम की बात करें, बड़े बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सीडीएस के लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में भी यहाँ पर इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन बनते आए हुए हैं। ठीक है, अगर बेसिकली अगर मैं बात कर दूं कि एनडीए में कौन से क्वेश्चन या किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं या फिर सीडीएस के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनडीए में आपने पुराना पेपर देखा होगा और बेसिकली उसमें देखा होगा आपने कि एक क्वेश्चन आया हुआ कि पंचायती राज सिस्टम भारत के किस किस राज्यों में जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है वो नहीं है, या फिर पंचायती राज है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में यानी भारत के संविधान में उसको रखा गया है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, या फिर पंचायती राज किस पार्ट में है, या फिर हम पढ़ेंगे वहां से कि पंचायती राज किस शेड्यूल में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन बात कर सकते हैं किसके एनडीए के एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए या बात करें सीडीएस के बारे में, तो सीडीएस के एग्जाम में पंचायती राज से जनरली उनका पंचायत का पीरियड वहां से पूछा जाता है या पंचायत का टर्म ऑफ ऑफिस वहां से पूछा जाएगा, या जब कभी पंचायत जो है 5 साल पूरे होने से पहले यदि डिजॉल्व हो जाती है तो उसके बारे में पूछा जाता है कि क्या कंडीशन है कि पंचायत पहले 5 साल से पहले डिजॉल्व हुई, कैसे जो है उसका री इलेक्शन होगा या इलेक्शन किस बेस पर होगा, या पंचायत में रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो कितनी है, मींस वोमेन्स के लिए कितनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, शेड्यूल ट्राइब्स की कितनी है। ओके, तो प्यारे बच्चा आज की क्लास में हम इन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट करके। जनरली सबसे पहले अगर बात करें पंचायती राज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आज पहला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में, और वो है पंचायती राज किस पार्ट में है, पार्ट 9। और सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे कौन सा शेड्यूल यानी अनुसूची आप इसे कहेंगे, और इसका जो शेड्यूल है वो है आपका कौन सा 11, पार्ट 9 शेड्यूल 11। और पर्टिकुलर अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 A to O तक जो है पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम क्लास में ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज किसे कहते हैं। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा या कई बार सेल्फ स्टडी आपने की होगी, तो आपने पढ़ा होगा इंडिया में एंशिएंट टाइम से जो है पंचायती राज था, मींस एक सिस्टम था। पंचायती राज किसे हम कह रहे हैं, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, या उसके बाद आपने मौर्य पढ़ा होगा यानी गुप्ता डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी। वहां पर भी हम जो है पंचायतों का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद क्या हो गया, पंचायतों को थोड़ा ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इनको कमजोर कर दिया। और कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में, जिसने पंचायतों को मजबूत यानी स्ट्रांग बनाने के लिए कई काम किए। ठीक, अब ध्यान दो, हम बात करेंगे आज कि पंचायती राज कहते किसे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं पंचायती राज का मतलब हुआ, या फिर हम दूसरा पॉइंट उसे बोलते हैं यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं। इस पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस हिंदी में इसे आप बोल रहे हैं स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब ये हुआ एक लोकल लेवल पे, मान लीजिएगा आप चाहे कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर मान लीजिएगा एक गांव है, उस गांव स्तर पर एक लोकल लेवल पर मींस एक विलेज लेवल पर वहां के लोगों के द्वारा, जो वहां पर उस गांव में लोग हैं, उन लोगों के द्वारा एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी सरकार चुनी जाए जो उन्हीं लोगों के लिए हो। यानी लोकल लेवल पे लोकल लोगों के लिए, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी हुई जो गवर्नेंस है, बनी हुई जो वहां का सरकार है, उसे आप क्या कहेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसे कहेंगे। यानी लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर चुनी गई सरकार क्या कहलाएगी, स्थानीय स्वशासन कहलाएगा या लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहलाएगी।
और आपको ये समझ में जल्दी आएगा। आप ध्यान दो, पंचायत के इलेक्शन में यदि आप पार्टिसिपेट अगर करते हो, या पंचायत में आपने इलेक्शन देखा होगा, पर्टिकुलर एक रीजन में, एक गांव में, गांव के पंचायत के इलेक्शन जब होते हैं तो गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है, और प्रधान के इलेक्शन में आपने देखा होगा पर्टिकुलर उसी गांव के लोग उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिस गांव के लिए वो प्रधान चुना जा रहा है। और वो क्या काम करेगा, किसका मुखिया होगा, वो गांव का मुखिया होगा। और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी गवर्नमेंट, गांव की ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगी। दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर वही बात कह रहा है कि मींस लोकल लेवल पर लोकल लोगों के द्वारा क्या किया जाए, एक गवर्नमेंट, मैनेजमेंट गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाएगी। क्लियर, चलेगा आगे बढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। मींस पंचायती राज की अगर बात करें तो भारत में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे किस तरीके से ये भारत में इतनी मजबूत होते गई। तो आपने पढ़ा होगा जैसे भारत संविधान, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और फाइनली जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया कब, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे पंचायती राज का एक आर्टिकल आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। और आर्टिकल हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, आपने पढ़ा होगा, तो डीपीएसपी का आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज। क्लियर। अब आर्टिकल 40 हालांकि आप सभी लोग जानते हैं, इवन जिस वो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, इवन आपने एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही खुद नहीं चाहते थे कि जो हमारा पंचायती राज हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, यानी संवैधानिक दर्जा उसे मिले। इवन बहुत सारे लीडर ऐसे थे उस टाइम पे, कांग्रेस के लीडर, वो भी नहीं चाहते थे कि पंचायती राज को क्या बनाया जाए, यानी संविधान का दर्जा इसको, यानी संवैधानिक दर्जा इसको दिया जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसे दिया जाए। और फाइनली बात करें उस टाइम पे गांधी जी के प्रयासों से, गांधी जी ने फाइनली कहा नहीं, पंचायत को क्या मिलना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसे मिलना चाहिए, संविधान में पंचायत को रखा जाना चाहिए। क्योंकि गांधी जी का, आप सभी लोग जानते हैं, भारत गांव में यदि बसता है, भारत गांव में बसता, तो जो हमारा पंचायत है वो क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है भाई, यानी प्रशासन की इकाई किसे माना जाता है, पंचायती राज को माना जाता है। मींस भारत में, पूरे देश में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी यूनिट किसे मानते हैं, पंचायत को मानते हैं। मींस ये बोला गया कि सबसे पहले अगर बात करें गांधी जी की, आप जानते हैं प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे, तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले धीरे धीरे, यानी सबसे पहले गांव का विकास हो, और वो डेवलपमेंट धीरे धीरे कहां की ओर आए, शहर की ओर विकास बढ़ता चला जाए। तो सबसे पहले गांधी जी चाहते हैं कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेल्फ गवर्नमेंट जो है सबसे बेटर होगी, यानी सबसे अच्छी होगी सेल्फ गवर्नमेंट। और यू किस लेवल पर होगी, वो एक लोकल लेवल पर होगी, यानी ग्रामीण लेवल पर होगी, एक रूरल लेवल पर होगी। तो गांधी जी के प्रयासों के बाद ही फाइनली जो है पंचायती राज को आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज के रूप में जोड़ दिया गया, जो क्या है, डीपीएसपी है। क्लियर। अब ध्यान दो, आगे पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हो इसमें पंचायती राज के बारे में, इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, और ये टॉपिक हम जल्द से लेके आएंगे एक बार। डीपीएसपी से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो फाइनली ये पॉइंट लिखा हुआ कि डीपीएसपी में क्या कर दिया गया, पंचायती राज को आर्टिकल 40 में इसको जोड़ दिया गया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जो पंचायती राज है ना, या फिर जो डीपीएसपी है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, या फिर कोर्ट में चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं। मींस कोर्ट के सामने क्या नहीं है, अब आप पॉइंट पढ़ना, प्रिंसिपल आर नॉट बाइंडिंग प्रिंसिपल, भैया ये कोई जबरदस्ती यानी इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। मींस पार्ट 4 में डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी के बेस पर हम जुडिशरी या हम न्यायालय में या कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इस बेस पर क्या दिया जाए, हमें कोई न्याय दिया जाए, क्योंकि क्या नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। और आप जानते हैं भारत इतना बड़ा है, भारत में भी वर्तमान में आप जानते हैं कि 28 स्टेट हैं, तो किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, कहां पर कम है। तो सिमिलरली, या फिर आप बोलेंगे इसको इक्वली, इसको पूरे इंडिया में क्या करना, लागू करना वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इस पंचायती राज को पार्ट 3 में ना रख करके इसके लिए एक अलग सा आर्टिकल पार्ट 4 में कौन सा आर्टिकल रख दिया गया, आर्टिकल 40 रख दिया गया। मींस इसका मतलब ये है कि पार्ट 3 में ना रख करके पार्ट 4 में रख दिया गया। मींस पार्ट 4 में इसलिए रखा गया, पंचायती राज चाहे कोई राज्य इस पे क्या करे, माने या ना माने, उसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है। क्लियर।
चलेगा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद इंडिया में क्या हुआ, इसको कैसे हम डेवलपमेंट किया। पंचायती राज की अगर बारे में बात करें तो भारत में किस तरीके से इसका विकास हुआ। एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे, उनका नाम है अल्बर्ट म्योर। तो अल्बर्ट ने अगर बात करें, इन्होंने कहा था कि भारत में इंडिया का यदि डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए एक प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सीडीपी, मींस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई। किसके द्वारा? अल्बर्ट म्योर के द्वारा। और इन्हीं के सुझाव पर या इनके रिकमेंडेशन पर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1952 को भारत में किसको लॉन्च कर दिया गया, सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया। एक प्रोजेक्ट था उनका, इटावा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में क्या कर दिया गया, एक ये सीडीपी लॉन्च, एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर दिया गया, जो अमेरिकन एक्सपर्ट थे। और इसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंडिया में हर कम्युनिटी का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। लेकिन देखो आपने पढ़ा होगा इसके बाद कि इससे क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये क्यों फेल हो गया। एक प्लान, एक प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया गया लेकिन फाइनली क्या नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया या फिर ये सक्सेस नहीं हो पाया। इसी दौरान आप जानते हैं एक 1953 में, जिसे आप राष्ट्रीय प्रसार सेवा कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे कह रहे हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसको भी लागू कर दिया गया 1953 में। और सीडीपी भी 1952 में लागू कर दिया गया, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और उसके बाद क्या आ गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, मींस अपने जो उसके ऑब्जेक्ट थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर वो सक्सेस नहीं हो पाया। और उसका मेनली रीजन ये था सक्सेस ना होने का, पर्टिकुलर वहां के जो लोग थे या वहां के जो लोकल लीडर थे या वहां के लोकल लोग थे, वो इस सीडीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और फाइनली ये पता चला कि वाकई में जो सीडीपी भारत में शुरू किया गया, अमेरिकन तर्ज पर जो भारत में शुरू किया गया, उसको हटा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, या फिर सीडीपी को डेवलपमेंट करने के लिए, सीडीपी को पूरे इंडिया में क्या करने के लिए, लागू करने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 1957 में क्या किया गया, 1957 में बलवंत राय, एक व्यक्ति थे बलवंत राय ने क्या किया, एक कमेटी का गठन कर दिया गया 1957 में, नेहरू जी के प्रधानमंत्री के टाइम पे, जब नेहरू जी पीएम थे, तो 1957 में बलवंत राय मेहता एक कमेटी बना दी गई। और इस कमेटी का मेनली वर्क क्या था, इसका काम ये था, आप फाइनली ये बताओ कि जो हमारा सीडीपी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको कैसे सक्सेसफुल इंडिया में, यानी ये कैसे सफल हो सके, इस पर आप क्या करो, अपने सुझाव दो। और फाइनली जो है इस मेहता कमेटी ने या बलवंत राय मेहता कमेटी ने फाइनली रिपोर्ट दी। और इसी के रिपोर्ट देने के बाद इसने कहा, भारत में यदि सीडीपी को क्या करना है, सक्सेस बनाना है, इसे सफल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था को लॉन्च करना पड़ेगा। मींस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या बना सकते हैं, इसको सफल बना सकते हैं या इसको सक्सेस बना सकते हैं। तो फाइनली जो ये आपका रिपोर्ट, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने एक रिपोर्ट दी, यानी उसने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में ये पता चल गया कि हाँ भाई, उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है, इंडिया में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था को लॉन्च करना है। और इसी के आधार पे इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया वो किया था 3 टायर पंचायती राज। और नंबर फर्स्ट उसमें से क्या है, फर्स्टली है ग्राम पंचायत, यानी किस लेवल पे ये बात काम करेगा, ये विलेज लेवल पे काम करेगी। नंबर सेकंड है पंचायत समिति, किस लेवल पे काम करेगी, ब्लॉक लेवल पे काम करेगी। नंबर थर्ड है जिला परिषद, यानी किस लेवल पे काम करेगी, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। देयर आर 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। क्लियर? तो 3 लेवल हो गया। नंबर फर्स्ट ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे काम करेगी। नंबर सेकंड क्या हो गया, या जिसे आप पंचायत समिति कहते हैं या इसको क्षेत्र पंचायत आप हिंदी में कहते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका ब्लॉक लेवल पे काम करेगी। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद, या फिर आप इसे कहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल पे क्या करेगी, काम करेगी। तो ये है 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था। ये किसने सजेस्ट किया था सीडीपी को सक्सेस बनाने के लिए, ये किया था किसने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। क्लियर हो गया यहां तक?
चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैसा इसका विकास हुआ फाइनली, और बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फाइनली जो है वो टाइम आ चुका जब पंचायती राज को भारत में लॉन्च कर दिया जाए। और फाइनली क्या कर दिया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया, पंचायती राज को भारत में इसको लागू कर दिया गया। और अगर बात करें कि भारत का पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो भारत का जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। राजस्थान के नागौर से क्या कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। नागौर से पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया पहली बार। और दूसरा राज्य कौन सा बना उसके बाद, आंध्र प्रदेश इस क्रम में दूसरा राज्य था जिसने क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। मींस इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला राज्य था भारत का कौन, राजस्थान, जिसने अपने राज्य में क्या किया था, 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। फिर उसका दूसरा राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। इस क्रम में ये राज्य बनते गए। और अगर बात करें कि प्रेजेंट में जो है किस किस राज्य में नहीं है, आइए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड उसको। उससे पहले हम बात करें, एक और कमेटी हमें पढ़नी है, 2 कमेटी आपको याद करनी ज्यादा। एक तो बलवंत राय का टाइम आपको याद हो गया 1957 में, जिसने क्या रिकमेंड किया था, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। और सेकेंड अगर बात करें तो ये रहा आपका 1977 में, और क्या इसने सजेस्ट किया था, इसने कहा था कि इंडिया में सीडीपी को यदि सक्सेस बनाना है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यदि सफल बनाना है तो क्या होनी चाहिए, वो 2 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसने रिकमेंड किया था, अशोक मेहता कमेटी। और ये अशोक मेहता कमेटी कब बनाई गई थी, ये टाइम था इसका 1977, ये याद कर लीजिएगा। पहली कमेटी होगी आपके पास बलवंत राय मेहता कमेटी, और सेकंड कमेटी का नाम क्या है, अशोक मेहता कमेटी, जो बनी थी 1977 में। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसने केवल 2 ही लेवल की बात करी थी, इसने 3 टायर की बात नहीं करी थी, 2 टायर की इसने बात की थी। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब फाइनली वो टाइम आ गया है, पंचायती राज को हमने लागू कर दिया है, और अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि पंचायती राज के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, संविधान में एक संशोधन लाया जाए, और पंचायती राज को क्या करना है, संवैधानिक दर्जा देना है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसे देना है। और ये टाइम था, यानी एक्ट आप पढ़ लें ऊपर, एक अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट 1992 में पार्लियामेंट में लाया गया। और इसमें क्या था कि पंचायती राज को क्या दिया जाए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको दिया जाए। और इसी एक्ट के बाद फाइनली क्या हुआ, ये 1992 में लाया गया, कहां पर, पार्लियामेंट में, और ये इसे लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 में। इसे एक्ट यानी ये इनेक्ट हो गया, ये लागू कर दिया गया इस एक्ट को, 73rd अमेंडमेंट 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को आप जानते हैं पंचायती राज डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्लियर, अब ध्यान दो, 3 टायर को फाइनली जो है क्या किया गया, भारत में लॉन्च कर दिया गया। पहला राज्य कौन सा हो गया भारत का, वो राजस्थान हो गया। यदि अगर बात करें कि भारत के कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज सिस्टम वहां पर नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज है ही नहीं, और 3 राज्य आप वहां पर देख रहे हैं, एक नागालैंड है, दूसरा मेघालय है, और तीसरा मिजोरम है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्यों में क्या नहीं है, पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, और आप आगे भी पॉइंट देख रहे हैं, कुछ और रीजन भी हैं, जैसे यूटी के कुछ पार्ट में नहीं है, या अगर बात करें कि मणिपुर या फिर वेस्ट बंगाल के किसी रीजन में नहीं है। तो भारत की अगर कंप्लीटली अगर बात करें, एनडीए में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास नागालैंड हो गया, दूसरा मेघालय हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, मिजोरम। इन 3 राज्यों में नहीं है, और दिल्ली को छोड़कर किसी भी यूटी में भी पंचायती राज का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके अलावा और कौन कौन से रीजन है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रीजन है, वहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं मणिपुर के कुछ रीजन में नहीं है, मणिपुर में पंचायती राज नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कि वेस्ट बंगाल का कौन सा रीजन नहीं है, दार्जिलिंग में जो है यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर भी त्रिस्तरीय पंचायती राज या 3 टायर पंचायती राज यहाँ पर नहीं है। और फाइनली अगर बात करें, ये जो एक्ट आया था 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लें। इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं जो डिस्कस करने हैं, जो एग्जामिनर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पंचायत में जो मेंबर होते हैं या पंचायत में जो कैंडिडेट होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो पंचायत की जो 3 टायर मैंने आपको बताया था, तीनों स्तर यानी विलेज हो गया, और दूसरा आपने पढ़ा था कहां, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा आपने पढ़ा था कौन सा लेवल, रूरल लेवल। तीनों लेवल पे जो भी इलेक्शन होगा वो तीनों इलेक्शन कैसा होगा, वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, नॉट इनडायरेक्ट। वो क्या होगा, ओनली डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जिसमें देश की, बड़े सिंपल सा है, देश की आम जनता में हम सभी लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उससे आप कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे अभी हाल ही में इंडिया में आप जानते हैं प्रेजेंट में, यानी जो 5 राज्यों में क्या हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, वो किस तरीके से हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड हुए थे। क्लियर? वो डायरेक्ट इलेक्शन है। तो पंचायत में जो 3 लेवल पे जो इलेक्शन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन सीट्स कौन कौन सी होंगी, आप जानते हैं एससी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन सीट्स होंगी, एसटी के लिए रिजर्वेशन सीट्स यहाँ पर होंगी। बाकी अगला पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेशली अगर वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन के लिए भी टोटल का यानी 1/3 टोटल का 1/3 सीट्स क्या होंगी, रिजर्व होंगी। किसके लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए। हालांकि साफ भी लिखा होगा मिनिमम जो है सीट्स कितने रिजर्व हो, 1/3। लेकिन आप जानते हैं प्रेजेंट में जो है भारत में कम से कम मोर देन 15 स्टेट ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपने स्टेट्स में वुमेन्स के लिए लगभग जो रिजर्वेशन सीट्स है वो कितना परसेंट कर दिया गया है, 50% यानी 50% कर दिया है। और भारत का पहला राज्य यदि आपसे पूछे, पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायत में वुमेन्स के लिए 15% यानी 50% सीटें रिजर्वेशन दी, वो भारत का कौन सा राज्य है, वो बिहार पहला राज्य है भारत में जिसने क्या कर दिया, वुमेन्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व कर दी पंचायतों में। क्लियर हो रहा है? ठीक है। बाकी पंचायतों में आप देख रहे हैं कुछ चेंज हो रहे हैं। जैसे आपके पास एनडीए में इससे पहले क्वेश्चन बना था, आई थिंक 2017 या 18 का पेपर था, कि पंचायत में पहली बार एक क्वालिफिकेशन यानी 8th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन किसने शुरू कर दिया, और भारत के 2 राज्य एक साथ थे, एक हरियाणा था, दूसरा कौन सा था, राजस्थान था। तो ये धीरे धीरे जो है इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं, और शायद वो आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, वो जरूरी भी है। क्लियर? तो वुमेन्स के लिए इतने सीटें क्या होगी, रिजर्व होंगी। किसके लिए, किसमें, पंचायत में। ठीक है। और फाइनली हम बात करेंगे पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में इसे रखा गया है। तो डीपीएसपी में इसे रखा गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जो पंचायती राज है वो किस लिस्ट में आता है, पंचायती राज की अगर बात करें कि किस लिस्ट में आएगा, तो इसका आंसर आएगा जो पंचायती राज है वो किस लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, ना कि यूनियन और कॉन्करेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लिस्ट आपने पढ़े होंगे, एक यूनियन पढ़ा होगा, दूसरा स्टेट पढ़ा होगा, तीसरा आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में करके इसको कहां रखा गया है, स्टेट लिस्ट में पंचायती राज को रखा गया। मींस पंचायत पर जो भी रूल या लॉ बनाने का काम है वो किस गवर्नमेंट का होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, तभी बिहार में क्या कर दिया, इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने क्या कर दिया, पंचायत में वुमेन को 50% क्या कर दी, सीटें रिजर्व कर दी। तो स्पेशली इस पे जो भी रूल बनाएगा, लॉ बनाएगा, किसका काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मींस पंचायती राज किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। और पीछे आपने पढ़ लिया था इसका कितने, इसमें फाइनली जो है किस शेड्यूल में है, तो 11th शेड्यूल में है। पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट कौन सा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 243A2 O के बीच में पंचायती राज को रखा गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है या इसका पीरियड कितना होता है, तो पंचायती राज कितने ईयर के लिए होती है, 5 साल के लिए पंचायती राज का टाइम है भैया। एक बार जो इलेक्टेड होगी पंचायत वो कितने साल के लिए काम करेगी, वो 5 साल के लिए वो काम करेगी। और 5 साल से पहले भी पंचायत क्या हो सकती है, लाइक लोकसभा एंड असेंबली की तरह ही क्या हो सकती है, भी डिसॉल्व हो सकती है। और यदि
5 साल से पहले यदि क्या हो जाएगी, अगर डिजोल्व हो जाएगी, तो डिजोल्व होने के बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा विद इन कितना टाइम में होना चाहिए, 6 मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट पंचायत का इलेक्शन होगा। हालांकि कुछ कंडीशन आपने पढ़ी होंगी, सीडीएस में जनरली आप जरूर सीडीएस के बच्चों ने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिएगा लास्ट के 1 ईयर में, यानी 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 ईयर बचा हुआ है, इस दौरान अगर पंचायत क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो जो डिजोल्व हुई पंचायत है वही उसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी 5 साल तक इलेक्शन उसको कंप्लीट होने दिया जाता है, इलेक्शन नहीं कराया जाता जब टाइम कम बचा हो। हाँ, जब 2 साल में 3 साल में अगर 5 साल से पहले डिजोल्व हो जाती है तो क्या कर देंगे, उसको तुरंत डिजोल्व होने के आफ्टर 6 मंथ में क्या करना होगा, वहां पर इलेक्शन कराना होगा। क्लियर? तो ये था पंचायती राज के बारे में, मेनली जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने कवर कर लिया है। और स्पेशली एनडीए और सीडीएस के लिए अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपका कर रहा हूं फटाफट। एनडीए के लिए स्पेशली अगर बात करें किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 243। और नेक्स्ट अगर बात करें किस पार्ट में है, पार्ट 9 में हम इसे पढ़ेंगे। और आर्टिकल आपने पढ़ लिया, शेड्यूल आपने पढ़ लिया कौन सा, 11th। और किस अमेंडमेंट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना, 73rd अमेंडमेंट 1993 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के कितने राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है, तो मेनली जो 3 राज्यों में बिल्कुल भी किसी भी रीजन में पंचायती राज लागू नहीं है। इसके अलावा आपने मणिपुर पढ़ा होगा और आपने वेस्ट बंगाल की कुछ रीजन में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। भारत का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, सिस्टम को लागू किया गया, वो राज्य कौन सा था, बिहार था। सॉरी, वो राज्य कौन सा था, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था। और सेकंड स्टेट आपने कौन सा पढ़ा था, आंध्र प्रदेश आपने पढ़ा था। हाँ, बिहार के बारे में हमने पढ़ा था, भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत में वुमेन्स के लिए 50% सीटें रिजर्वेशन की गई, वो राज्य कौन सा है, वो है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यहां पे, पंचायत में मिनिमम एजुकेशन प्रोविजन किसने शुरू किया था, राजस्थान। और दूसरा कौन सा था, हरियाणा था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आएगा कि पंचायती राज किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इंडिया में 3 टायर पंचायती राज को रिकमेंड किस कमेटी ने किया था, ये था कौन सा, बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनी थी, 1957 बनी थी। और एक कमेटी और मैंने आपको बताई थी कौन सी थी, अशोक मेहता कमेटी बनी थी कब, 1977 में बनी। और क्या रिकमेंड किया था, क्या सजेस्ट किया था, 2 टायर पंचायती राज व्यवस्था को वहां पर रिकमेंड किया था, लेकिन फाइनली जो है उसको क्या नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, यानी टॉपिक समझ में आया होगा। पंचायती राज जो इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली बात करें अगर पेपर को ध्यान में रख करके। ठीक है। तो कोई एक यानी इंडियन पॉलिटी का एक नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।